जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए हिंदी की बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। ये क्लास नंबर 17 है। इससे पहले मैंने क्लास 16 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं। मित्र, क्वेश्चन नंबर 39 से स्टार्ट है। क्या पूछ रहा है? हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? क्वेश्चन नंबर 39 का बता देंगे। राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे, 8 बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो 8 विख्यात बोलियां हो जाएंगी। बोलियों की संख्या जो है ये 18 है, लेकिन जब आपसे कहेगा कि विख्यात बोलियां कितनी हैं, तो याद रखना 8 हो जाएगी। उपभाषा कितनी है? तो सभी मित्र को पता है 5 है, लेकिन आपसे यहाँ क्या पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा। विख्यात बोलियां पूछ रहा है, तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। हिंदी भाषा का प्रथम पारिवारिक ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा का प्रथम पारिवारिक ग्रंथ कौन सा है? क्वेश्चन 40 आपसे क्या पूछ रहा है, फटाफट बता देंगे मित्र, राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना कौन सा हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। कौन सा ग्रंथ है मित्र? याद रखना पृथ्वीराज रासो है। किसके द्वारा रचित है? तो चंद्रबरदाई जी द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य काल का विभाजन नहीं है? 4 काल विभाजन आपके सामने लिखे गए हैं। इनमें पूछ रहा है कौन सा है जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। याद रखना है मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त काल जो है ये कोई काल नहीं होता, जबकि आधुनिक काल, भक्ति काल और रीत काल जो है ये हिंदी साहित्य के काल के अंतर्गत आते हैं, लेकिन संयुक्त काल जो ये बिल्कुल भी नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन, जो भी मित्र हमारे बता रहे हो, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना सभी मित्र को पता होगा, क्रियापरक पूछ रहा है तो व्याकरणिक कोट क्या हो जाएगा? कारक हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। देखो मित्र, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करना, क्योंकि टाइम वेस्ट करना मकसद नहीं है। चूड़ी अच्छी थी, मिथी कौन सी क्रिया है? चूड़ी अच्छी थी, इसमें थी जो है ये कौन सी क्रिया है? याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा योजक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? थी जो है, याद रखना मित्र, योजक क्रिया हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे योजक क्रिया बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मूल अक्रमक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? ध्यान से पढ़िएगा। मूल अक्रमक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? तो याद रखना साधित सकर्मक धातु। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर सी मित्र। जो भी मित्र बता रहे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, साधित सकर्मक धातु। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 65 इसका राइट आंसर बता रहा है। सभी मित्र बता देंगे क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या होगा। सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग छीनो पाई के सारंग कई गई चोट, उक्त पद में कौन सा अलंकार विद्यमान है? ये जो पंक्ति लिखी गई है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है मित्र? फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग छीनो पाए के सारंग कई गई चोट। इसमें याद रखना एक ही शब्द कई बार आया है और सभी का अर्थ जो है ये अलग अलग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। 46 आपसे क्या पूछ रहा है? जुगुप्सा का अस्थाई भाव किस रस से संबंधित है? जुगुप्सा का अस्थाई भाव किस रस से संबंधित है? यानी आपसे पूछ रहा है जुगुप्सा जो है ये किस रस का अस्थाई भाव है?
तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विभत्स रस का अस्थाई भाव जो है ये जुगुप्सा होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। याद रखना मित्र, रसराज किसे कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। इसका अस्थाई भाव यानी श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है? तो याद रखना दृष्टांत जो है ये छंद का प्रकार बिल्कुल भी नहीं है। चौपाई भी है, सोरठा भी है, दोहा भी है, यानी ये तीनों जो है ये छंद के प्रकार हो जाएंगे, लेकिन दृष्टांत जो है छंद का प्रकार बिल्कुल भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने 48 आपसे क्या पूछ रहा है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि व अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है? यानी आपसे पूछ रहा है दीर्घ संध, गुण संध, वृद्धि संध, यड़ संध, अयादि संधि हैं, ये किस संध के भेद हैं? यानी व्यंजन संधि के भेद हैं या स्वर संधि के भेद हैं या विसर्ग के? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सब किसके भेद हैं? स्वर संधि के भेद हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र नेक्स्ट आपके सामने निर्देश दिया गया है, प्रश्न संख्या 49 और 50, उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए। पथ भ्रष्ट में कौन सा समास हो जाएगा? फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? पथ से भ्रष्ट। क्या हो जाएगा मित्र? पथ से भ्रष्ट इसका समास विग्रह होगा। तो जाहिर से बात है कि इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? और ये भी बताइएगा कि इसका समास विग्रह क्या होगा। अष्टाध्यायी का समास विग्रह भी बताना है और ये भी बताना है कि इसमें कौन सा समास है। तो याद रखना 8 अध्यायों का समाहार या 8 अध्यायों का समूह, यानी इसमें पहला पद जो है ये संख्यावाची है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्विगु समास। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे द्विगु समास बिल्कुल सही होगा। सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही मित्र बता रहे हैं, चिदम्बरा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कब दिया गया था? 1961 में दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? 52 आपके सामने। तो याद रखना ब्रजभाषा का विकास जो है ये सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। याद रखना ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है ब्रजभाषा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर निर्देश दिया गया है। पहले निर्देश प्रश्न संख्या 53 से 57 निम्नलिखित अवतरण पर आधारित 5 प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं। अवतरण को ध्यान से पढ़िए तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए तथा निर्देशानुसार चिन्हित कीजिए। यानी आपसे पूछ रहा है ये गद्यांश है, इस गद्यांश से संबंधित आपको बताना है। सभी मित्र को पता है गद्यांश, हमारे साथ आप भी पढ़िएगा मित्र। क्या कह रहा है? राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जाए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। जनतंत्र के लिए तो यह एक महान कल्याणकारी योजना है। जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति, समाज एवं परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है। पाश्चात्य शिक्षा संस्कृति के प्रभाव से आज हमारे मस्तिष्क में भारतीयता के प्रति हीन भावना उत्पन्न हो गई है। चरित्र निर्माण जो बाल्यावस्था से ही ऋषि कुल, गुरुकुल और आचार्य कुल की शिक्षा के द्वारा प्राचीन समय से किया जाता था, आज की लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से संचालित स्कूल एवं कॉलेजों के लिए हास्यास्पद विषय बन गया है। आज यदि कोई पुरातन संस्कारी विद्यार्थी संध्या वंदना या शिखा सूत्र रखकर भारतीय संस्कृत में जीवन बिताता है तो अन्य छात्र उसे बुद्धू या अबरकतशील कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं।
आज हम अपने भारतीय आदर्शों पर त्याग करके पश्चिम के अंधा अनुकरण को ही प्रगति मान बैठे हैं। इसका घातक परिणाम चरित्र दोष के रूप में आज देश के सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है। अब इस गद्यांश से रिलेटेड आपको बताना है, इस गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने। चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है। चरित्र निर्माण के लिए परम आवश्यक कौन सा है, यह आपसे पूछ रहा है। 53 का बता देंगे। तो सभी मित्र को पता है, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके लिए 5000 प्लस जीके जीएस क्वेश्चंस की ई बुक जो है लॉन्च हो चुकी है। स्पेशल उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और रेडियो ऑपरेटर के लिए ये ई बुक तैयार की गई है। अगर आपकी इच्छा है तो आप इसे परचेज कर सकते हैं और अपने जीके विषय को काफ़ी ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर जानकारी प्राप्त कर सकते हो। जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं। जनतंत्र के लिए लाभकारी कौन हो सकते हैं? मित्र अगर आप एक बार गद्यांश अच्छे ढंग से पढ़ लेते हो तो दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। क्वेश्चन देखोगे और तुरंत आंसर करोगे। तो याद रखना, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति राइट आंसर हो जाएगा। जनतंत्र के लिए लाभकारी कौन है? तो याद रखना, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है। उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान कौन सा है, यह आपसे पूछ रहा है। 55 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। मित्र नेक्स्ट आपके सामने 56 आपके सामने है, क्या पूछ रहा है? अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है जो, फटाफट बताओ 56 का। तो याद रखना, भारतीय संस्कृत में जीवन बिताता है, यहाँ जीवन हो जाएगा मित्र। जीवन बिताता है वो उनका क्या होता है, अप्रगतिशील से अप्रगति रूप से कहा जाए मजाक उड़ाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 57 है। इस गद्यांश से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन है। भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण है। भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण क्या है, क्वेश्चन 57 है। तो याद रखना, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति। नेक्स्ट आपके सामने निर्देश दिया गया है 58 से 52 तक का। इसमें पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 3 वाक्य दिए गए हैं। त्रुटि वाले वाक्यांश को चुनिए और उसके अनुरूप एबीसीडी को चिन्हित कीजिए। यानी आपसे पूछ रहा है वाक्य के अंश जो है ये अलग अलग दिए गए हैं, किस अंश में त्रुटि है उस अंश को चिन्हित कर देना है। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो डी को चिन्हित कर देना है। रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है। किस अंश में त्रुटि है मित्र बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मित्र, रामचरितमानस भक्ति काल बिल्कुल सही है कि सबसे श्रेष्ठतम। जब यहाँ श्रेष्ठतम लग गया था तो सबसे की कोई आवश्यकता थी ही नहीं, तो मित्र इसी में त्रुटि है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही होगा। जब यहाँ श्रेष्ठतम है तो सबसे की क्या आवश्यकता थी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 59 आपसे क्या पूछ रहा है, इसका राइट आंसर बताना है। ठंड के दिनों में प्रातः काल के समय सर्दी काफी बढ़ जाती है। किस अंश में त्रुटि है उस अंश का चिन्हित करना है, नहीं है तो डी को चिन्हित कर देना है। ठंड के दिनों में प्रातः काल के समय सर्दी काफी बढ़ जाती है, तो ठंड के दिनों में बिल्कुल सही है। प्रातः काल के समय, प्रातः काल जो है मित्र ये स्वयं में कहा जाए समय सूचक होता है, तो यहाँ समय की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब प्रातः काल कह रहे हो तो ये स्वयं यानी सुबह की ही बात कर रहा है, तो समय की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जन हो चुकी थी। किस अंश में त्रुटि है, 60 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दो, और जो भी प्यारे भाई बहन हमारे साथ नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो विसर्जन हो चुकी थी नहीं, विसर्जित होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट आपके सामने, मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी, किस अंश में त्रुटि है? 61 का बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी, यानी कोई भी त्रुटि नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है। उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है, कौन से अंश में त्रुटि है? तो याद रखना, उसकी दुकान पर शुद्ध गाय नहीं होता, गाय का शुद्ध घी मिलता है, इस तरह होता तो बिल्कुल सही हो जाता, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहावत आपके सामने, इस कहावत का अर्थ आपसे पूछ रहा है। निम्नलिखित प्रत्येक कहावत के लिए 4 समानार्थी वाक्यांश दिए गए हैं, उनमें से सही उत्तर के रूप में विकल्प का चयन कीजिए और उत्तर पत्र को चिन्हित कीजिए। क्या पूछ रहा है? पत्थर को जोक नहीं लगती, इस कहावत का अर्थ क्या हो जाएगा? 63 का बता देंगे। तो सभी मित्र को पता है कि हाथी पर कोई प्रभाव नहीं होता है, यानी पत्थर को कोई जोक नहीं लगती। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। विहंग दृष्टि का क्या अर्थ है? विहंग दृष्टि का क्या अर्थ है? यानी सरसरी नजर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। वाणी प्लस औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा है? वाणी प्लस औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 65। याद रखना, वाण्योचित्य यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? तो याद रखना, यड़ संधि होगी। जो भी मित्र बता रहे हैं यड़ संधि बिल्कुल सही हो जाएगा। अनवीक्षण का सही संधि विच्छेद कौन सा है? अनवीक्षण का संधि विच्छेद कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 66। याद रखना मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनु प्लस ईक्षण बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। कौन सी संधि होगी? तो सभी मित्र को पता है इसमें भी कौन सी संधि हो जाएगी? यड़ संधि हो जाएगी, या वा के साथ जब कोई आधा अक्षर लगता है तो वहां यड़ संधि हो जाती है, याद रखना। शीत ऋतु का सही संधि विच्छेद है। शीत ऋतु का संधि विच्छेद कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 67। याद रखना, शीत प्लस ऋतु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा मित्र। 67 का राइट आंसर शीत प्लस ऋतु होगा। कौन सी संधि हो जाएगी? तो याद रखना, इसमें गुण संधि हो जाएगी। नेक्स्ट आपके सामने है, इसको राइट आंसर बताना है। क्या पूछ रहा है? हाँ मित्र, इसको यानी पहला और छठा जो है अपने यथावत स्थान पर रहेंगे, बाकी को व्यवस्थित कर आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करो मित्र। पहला और छठा जो अपने यथावत स्थान पर रहेंगे, तो क्या हो जाएगा? समय को परखने वाला रंक से धनवान। याद रखना, समय को परखने वाला रंक से धनवान। उसके बाद क्या हो जाएगा? और समय की अपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले मैंने कौन सा पढ़ा है? रा, फिर या, फिर वा, फिर ला। बिल्कुल सही है मित्र, यही होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपके सामने 69 आपसे क्या 69 आपसे क्या पूछ रहा है? सॉरी मित्र, 69 आपसे क्या पूछ रहा है? भारतीय यानी पहला और छठा जो अपने यथावत स्थान पर रहेंगे, बाकी को आपको व्यवस्थित करता है। भारतीय गांव के और बाकी आपको व्यवस्थित करना है, फटाफट बताओ। तो याद रखना मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय गांव के सुधार के लिए अभी भारत सरकार को और राज्य सरकार को बहुत प्रयत्न करना होगा। बिल्कुल सही है, यही होगा। यानी भारतीय गांव के सुधार के लिए अभी भारत सरकार को और राज्य सरकार को बहुत प्रयत्न करना होगा। तो कौन सा हो जाएगा मित्र? पहले मैंने रा पढ़ा, फिर या पढ़ा, फिर ला पढ़ा, फिर वा पढ़ा, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही होंगे। 70 का भी बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। समाचार पत्रों में, उसके बाद क्या हो जाएगा? समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों द्वारा लोग उपयोगी, आवश्यक तथा उत्तम पदार्थ से परिचित होते हैं। बिल्कुल सही है मित्र, यही इसका शुद्ध रूप होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? याद रखना, जब कहीं मित्र तुलना, समानता और बात करें अलगाव यानी अलग होने की स्थिति होती है, तो वहाँ कौन सा हो जाता है? सभी मित्र को पता है, संप्रदान कारक होता है। तो राइट संप्रदान मित्र क्या होता है? अपादान कारक हो जाता है।
सॉरी मित्र, संप्रदान बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने कहाँ से संप्रदान बोल दिया? जब अलगाव की स्थिति या कहा जाए तुलना या कहा जाए मित्र समानता की बात हो तो वहां अपादान कारक होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ जो है मित्र राम सीता से सुंदर है, यानी तुलना की जा रही है तो राइट आंसर हो जाएगा अपादान कारक। नेक्स्ट है आपके सामने, निम्न में कौन सा व्यंजन अस्पर्श संघर्षी है? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे स्पर्श संघर्षी जा बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट आपके सामने, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? तो याद रखना 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा श्लिष्ट योगात्मक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। शक्ल और शक्ल का अर्थ क्या होता है? शक्ल और शक्ल का क्या अर्थ होता है? क्वेश्चन नंबर 74। तो याद रखना शक्ल का होता है संपूर्ण, जबकि शक्ल का होता है अंश, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 75, इसका राइट आंसर बताना है। ए राकेश यहाँ आओ, इसमें कौन सा कारक है? तो याद रखना मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संबोधन कारक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो मित्र यहाँ मैंने पूरे क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। आज की इस क्लास में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्लास कैसी भी लगी हो मित्र जरूर बताया करो, क्योंकि आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहता है। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। सब इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही पूरा प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाता है मैं आपको पूरी पीडीएफ दे दूंगी, जिसमें रीजनिंग, मैथ और जीके के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। आप इसे पूरा हल कर लीजिएगा, ठीक है मित्र। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताना। तो मित्र आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।